हाय, मैं हूं तरुण मनसुखानी, डायरेक्टर ऑफ हाउसफुल 5 और आप देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा राहुल के साथ। मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था इन सबको हैंडल करने के लिए 19 लोगों के लिए। आई थिंक पहले तक मैं जाना जाता था कि ये दोस्ताना के डायरेक्टर हैं। अब मुझे लोग कह रहे हैं कि आप हाउसफुल 5 के डायरेक्टर। 150% लिबर्टी, इन सारे एक्टर्स को उतनी लिबर्टी है जितना मैं अक्षय कुमार सर को देता हूँ, क्योंकि मुझे ऑफर्स भी आए हैं लेकिन मैं अपनी अगली पिक्चर भी साजिद सर के साथ। मेरे ख्याल से किसी भी इंडस्ट्री में सर्वाइव करना उतना ही मुश्किल है, उतना ही आसान है जितना है। हेलो नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा। आज हमारे साथ हैं फिल्म डायरेक्टर तरुण मनसुखानी जी। तो चलिए बिना देर के मिलते हैं सर से। कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड, बहुत मज़ा आ रहा है, वेरी हैप्पी। मज़ा तो आएगा सर, फिल्म चल रही है, लोग पसंद कर रहे हैं। या जितने रिव्यूज़ आपने पढ़े होंगे, चाहे क्रिटिक्स के हों या लोगों ने पर्सनल ओपिनियन दिया हो, सबसे बेस्ट वाला कौन सा आपको लगा? बेस्ट वाले तो ऑडियंस के ही होते हैं हमेशा, जो कॉन्स्टेंटली स्टोरीज भेजते हैं या कोई ट्विटर पे बोलता है कि बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, इतना टाइम से हंस रहा था, बहुत टाइम से हंसा नहीं। तो बेस्ट वो वाले लगते हैं क्योंकि वो एक्चुअल आपके ऑडियंस है जो इन्जॉय कर रहे हैं और वही अच्छा लगता है। इंटरेक्ट करते हैं आप फैंस के साथ, जैसे जी हाँ, कमेंट किया, बिल्कुल मैसेज किया, रिप्लाई बिल्कुल। करते हैं? या तो मैं लाइक करता हूँ या कोई रिस्पॉन्स देता हूँ बहुत सारे लोगों के साथ, तो और भी फीडबैक आता है उसके बाद, तो हमेशा अच्छा लगता है। अब परिवार में जब 4-5 लोग हों तो हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतनी बड़ी फैमिली को कैसे संभाला आपने? मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था इन सबको हैंडल करने के लिए, 19 लोगों के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी कुछ फिल्मों का एक हिस्सा रहा हो चुका हूँ जहाँ पे बहुत बड़े कास्ट हैं, राइट। तो उस हिसाब से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था कि कोई स्टार वैल्यू है या ये है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कैरेक्टर्स। एज ए डायरेक्टर मेरा काम है उनके कैरेक्टर्स मेंटेन करना, ताकि जब आप एज एन ऑडियंस अंदर आए, आपको संजय दत्त और जैकी श्रॉफ ना दिखे, आपको बाबा और बिडू दिखे। तो वो मेरा काम था, और जहाँ मुझे फीडबैक मिल रहा है, एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि मैंने अपना काम कर लिया है। ये हाउसफुल 5 ने आपको चुना या आपने हाउसफुल 5 को चुना? हाउसफुल 5 ने मुझे चुना 150%। मैंने कभी ख्याल में भी नहीं सोचा था कि मैं इंडियाज़ बिगेस्ट कॉमेडी फ्रेंचाइज को एक दिन डायरेक्ट करूँगा। एक फ़ोन कॉल आया एक दिन दीप्ति जिंदल से, जो इस कंपनी की सीईओ है। उन्होंने मुझे कहा था कि उनकी 75th ईयर होने वाला है। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ कि इस साल नडियाड वाला ग्रैंडसन का 75th एनिवर्सरी है और हम हाउसफुल 5 बनाने वाले हैं, जो पहली फिल्म है जो पार्ट 5 तक पहुंची है, राइट, कॉमेडी फ्रेंचाइजेस में या कोई भी फ्रेंचाइज में। एंड वी वुड लाइक यू टू डायरेक्ट इट, सो कैन यू कम एंड मीट साजिद सर। तो मैं आया, साजिद सर से मिला और उन्होंने मुझे ये कहानी बताई, और मुझे एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ कहा कि जो भी लाइफ में हुआ है उसे सब भूल जाओ, क्योंकि आपके सक्सेस में सिर्फ एक रिक्वायरमेंट होता है कि एक कोई बंदा हो जो आपके सक्सेस में बिलीव करे, और वो मैं हूँ। उसके बाद हाउसफुल बस बन गई। तो डेफिनेटली हाउसफुल 5 ने मुझे चुना, मैंने उसे नहीं। तकरीबन 6 साल का गैप है। ऐसे सिचुएशन जब होते हैं, खबरें चलने लगती, चर्चा होने लगते हैं कि कहाँ गायब हो गए ये चेहरे। आपके पास क्या जवाब है इसका? ऑडियंस जानना चाहती है। वेरी सिंपली, मैं कहीं गायब नहीं हुआ था। पहले तो मेरी पिछली पिक्चर के बाद 2 साल के लिए तो कोविड आया था। 2 साल सब घर में बैठे थे। बहुत लोगों को बहुत बहुत लॉसेस हुई, पर्सनल लॉसेस हुई। उस वक्त में तो आप नहीं सोच रहे हो कि मैं पिक्चर क्यों नहीं बना रहा हूँ, राइट। उसके बाद इमीडिएटली हाउसफुल शुरू हो गए, हमने राइटिंग शुरू कर ली। तो मेरे लिए एक्चुअली वो इतना बड़ा गैप लगा ही नहीं है। मुझे लग रहा है कि कोविड ख़त्म हुआ और उसके बाद मैंने अपना काम शुरू कर लिया अगले फिल्म पर। तो मुझे वो गैप लग नहीं रहा है, लेकिन अगर दूसरों को लग रहा है तो मैं और काम करूंगा और जल्दी एक और पिक्चर के साथ आऊँगा। 17 साल के सर, ये जो बतौर डायरेक्टर आपने काम शुरू किया, सिर्फ 3 फिल्में हैं। जी हाँ। आप चूजी हो गए हैं या मेकर्स की नज़र नहीं जाती आप पर? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। उसमें दोस्ताना के बाद मेरे लाइफ में बहुत सारे कुछ चीज़ें हुई थी पर्सनल लाइफ में, जो मेरे लिए प्रॉब्लम्स थे एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे। तो उस वक्त मेरी क्लियर डिसीजन था कि मैं पिक्चर नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। क्योंकि उस वक्त फिर आप जो भी डिसीजन लेते हो, आप डर डर के लेते हो कि क्या ये करेक्ट है, नहीं करेक्ट है। पिक्चर अगर आपको बनानी हो तो मज़े से बनाओ, खुलकर बनाओ, इन्जॉय करो उस प्रोसेस को। अगर आपका माइंड कहीं और है तो आपकी फिल्म पे नहीं लगेगी वो माइंड। तो इसलिए मैंने वो एक कॉन्शियस डिसीजन लिया था कि मैं इस वक्त पिक्चर नहीं बनाऊंगा। सक्सेस है, कोई बात नहीं, आती जाती रहती है, कभी फ्लॉप होगा, कभी हिट होगा, वो लाइफ में कंटिन्यू करता रहेगा। लेकिन क्या आपने वो पिक्चर उसी प्यार से बनाई है या उसी डर से बनाई है, वो मैटर करता है। सर, हमेशा सुनने को मिलता है स्टार में, मतलब एक्टर की सक्सेस स्टोरी
फेलियर स्टोरी, स्ट्रगल स्टोरी एक्टर्स की होती है, डायरेक्टर की क्यों नहीं होती है? जबकि बहुत सारे स्ट्रगल स्टोरी डायरेक्टर की भी होती है, आपकी भी रही होगी सर सर स्ट्रगल वो स्टोरी। तो मुझे आपसे पूछना चाहिए ना कि आप कितने उन कहानियों को मीडिया जो है जो लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो, वो तो आपके ऊपर है। आपकी क्या रही है सर स्ट्रगल स्टोरी? मेरी बहुत दुनिया को सारे, जाननी चाहिए जो इंस्पिरेशन मिलेगी उससे। मुझे नहीं लगता है कि मेरी कहानी से किसी को कोई इंस्पिरेशन मिलेगा या कुछ। मेरे लिए मेरी पर्सनल कहानी सिर्फ कुछ लोगों के बीच होती है, मेरे फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में मैं रखता हूँ। वो मुझे उठाते हैं, लेके जाते हैं आगे जब मैं नहीं कर पाता हूँ, और हम उनके लिए करते हैं जब वो नहीं कर पाते। राइट, इट्स अ गिव एंड टेक। तो इसलिए वो कहानी मैं अपने साथ रखूँगा, ना तो किसी के इंस्पिरेशन के लिए है, ना तो मैं किसी को अपनी दुख भरी कहानी बताना चाहता हूँ। मैं लोगों को हंसाना चाहता हूँ, मैं लोगों को एंटरटेन करना चाहता हूँ, और बस उतना ही। सेट कॉमेडी, हार्डकोर कॉमेडी फिल्म है हाँ ये, जी। सेट पे माहौल कैसा था? कॉमेडी या सीरियस या ओ कॉन्स्टेंटली फन। सिंपल बात है, अगर आप कॉमेडी बना रहे हो और मज़ा ही नहीं आ रहा है बैकग्राउंड में, तो फिर क्या फ़ायदा? उस प्रोसेस में अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है तो आप क्यों बना रहे हो पिक्चर? तो उसी हिसाब से इस फिल्म में सब सिर्फ मज़ा कर रहे थे। 19 लोग थे, उनके अलावा हमारा कुछ क्रू 140 लोगों का था। तो बस एंजॉय करो, मज़े करो, शूट करो, बीच में एक पिक्चर बन जाएगी, अच्छा है। एक्टर में अक्षय कुमार सबसे ज़्यादा प्रैंगस्टर माने जाते हैं, और बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन के लिए उनकी कहानी भी बहुत सारी आती है, जो इंटरव्यू में बोलते हैं कि ये सीन मैंने खुद से डेवलप किया था, ये लाइन मैंने खुद से बोला था। इस बार कितना लिबर्टी उनको दिया आपने इम्प्रोवाइज करने का? 150% लिबर्टी। इन सारे एक्टर्स को उतनी लिबर्टी है जितना मैं अक्षय कुमार सर को देता हूँ, क्योंकि अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, साजिद नडियाडवाला, चंकी पांडे, रंजीत, वो सारे इस फ्रेंचाइज के पूरे एक हिस्सा हैं जो पार्ट 1 से हैं। करेक्ट। अब मैं उनको अगर आके जाके बोलूं कि नहीं नहीं हाउसफुल ऐसा होता है, तो मैं बेवकूफ़ हूँ उसमें। तो मेरी लिबर्टी जो थी वो सबके लिए उतना ही थी जितना इन लोगों के लिए थी, कि आपको जो करना, मैं कभी कट बोलता ही नहीं। एक्शन बोल दिया, उसके बाद कट बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं आपको क्या मिलने वाला है, क्या एक जोक क्रैक होगा, क्या कुछ करेंगे जो आप लिखने के वक्त सोच भी नहीं सकते। तो उस वक्त में जो आपको मिलता है, क्योंकि आप जो सब साथ में हो एक कॉमेडी बनाते हुए, कुछ ना कुछ तो हमेशा निकल आता है, तो उसी में तो मज़ा है, स्पेशली हाउसफुल का। अगर आप बिगनर होते अभी, तो क्या सरवाइव करना इंडस्ट्री में मुश्किल होता या बहुत आसान होता? मेरे ख्याल से किसी भी इंडस्ट्री में सर्वाइव करना उतना ही मुश्किल है, उतना ही आसान है जितना है कि फिल्म मेकिंग में। अगर आप बैंकिंग ले लो, शिपिंग ले लो, कंपटीशन हमेशा ज़्यादा होता है। करेक्ट। उस हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पे भी कंपटीशन है। आप अलग कैसे रह सकते हो, आपकी आवाज़ कैसे आ सकती है, भीड़ है उसमें आप अलग कैसे लग सकते हो, वो सारे सवाल हर इंडस्ट्री में होते हैं। हम सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को देखना चाहते हैं, तो उसकी वजह से ये सारे क्वेश्चंस उस तरफ से आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं इस वक्त नया होता तो शायद मेरे बॉक्स ऑफिस नंबर्स बात करते मेरे लिए कि मैं कुछ अलग कर चुका हूँ, मैंने कुछ सक्सेस अचीव किया है इस फिल्म के साथ, तो उस हिसाब से। कभी प्रोड्यूसर का जो प्रेशर होता है, क्योंकि पैसे प्रोड्यूसर ने लगाए होते हैं, बिल्कुल। तो उनका प्रेशर जो बॉक्स ऑफिस को लेके रहता है, कभी डायरेक्टर तक आती है वो प्रेशर? या वेल डायरेक्टर आई एम श्योर आती होगी कहीं ना कहीं। इस फिल्म में तो मुझे कभी नहीं है, मुझे इस प्रोड्यूसर ने कभी भी बॉक्स ऑफिस का ये जो रिमाइंडर रहता है कभी भी आने ही नहीं दिया। उनका हमेशा था कि हाउसफुल इज मेड विद लव एंड फन, फिनिश्ड। उसके अलावा जो हो जाए क्रिटिक्स पैन करेंगे, ऑडियंस को अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा, उस पर किसी का हाथ नहीं है। फ्राइडे को जो होता है वो कोई आपको नहीं पहले से बता सकता है, ना तो कोई प्रिडिक्ट कर सकता है, ना तो कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है। आप मज़े से पिक्चर बनाओ, बाकी सब देख लेंगे। आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। क्या हर फिल्म मेकर को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि प्रेशर बॉक्स ऑफिस का डायरेक्टर पे नहीं होना चाहिए, इम्पैक्ट पड़ता है result मुझे पे? नहीं लगता है कि आपको सोचना चाहिए कि मेरा बॉक्स ऑफिस नंबर क्या होने वाला है। फिर आप अपना फिल्म जो है किसी अलग तरीके से बना रहे हो, आप अपने हिसाब से नहीं बना रहे हो, आप किसी और के सोच के हिसाब से बना रहे हो। राइट, आप सोच रहे हो कि ऑडियंस को क्या चाहिए। मुझे नहीं लगता किसी को भी पता है कि ऑडियंस को एग्जैक्टली क्या चाहिए। अगर ये पता होता तो हिट पे हिट हिट पे हिट पे आते होते। मेरे ख्याल से आप अपनी पिक्चर बनाओ, लोगों को अच्छी लगी अच्छी लगी, नहीं लगेगी नहीं लगेगी, अगला वाला बना लेंगे, उसमें और थोड़ा काम कर लेंगे। क्या क्रिटिक्स के रिव्यू एक अच्छी फिल्म को भी फ्लॉप कर सकती है, एक बुरी से बुरी फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता किसी में क्योंकि भी। इसका असर पड़ा है रिसेंटली। मुझे नहीं लगता है किसी चीज़ पे पड़ा है, क्योंकि अगर वैसा होता तो इस तरह के नंबर्स नहीं आते इस फिल्म को। हम लोग 200 प्लस क्रॉस कर चुके हैं, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस। मुझे नहीं लगता कि अगर
कोई कहेगा कि ये पिक्चर अच्छी नहीं है तो पूरी दुनिया उसे नहीं देखने जाएगी। सिंपल बात है। ऑडियंस ने वो सारे क्रिटिक्स के ओपिनियन सुन लिए। डिस्पाइट दैट इस तरह के ऑडियंस आई है अंदर, फिल्म के अंदर, थिएटर के अंदर, वो तो दिख रहा है, जितना एंजॉय कर रहे हैं वो दिख रहा है। तो वो शायद डेफिनेटली लोग हैं जो सिर्फ सोचते हैं, सुनते हैं और फिर अपना डिसीजन लेते हैं, और वो कोई बीट नहीं कर सकता। इतिहास रहा है बॉलीवुड का कि हमने सुनी है स्टोरी, लोगों ने भी सुनी है कि बहुत ऐसे एक्टर का करियर ड्रॉप चला गया पूरा, क्योंकि वो सेट पे एटीट्यूड में रहते थे, ईगो उनका बीच में आता था। तो क्या आपके लिए कितना मैटर करता है, चाहे वो स्टार हो या नया एक्टर हो, उनका जो है वो कितने पोलाइट रहे सेट पे, आपको कितना सुने, आपको कितना फॉलो करे, कितना मैटर करता है? वो बेसिकली आ जाता है कि आप कितने अच्छे इंसान हो, सबसे वो पहली नहीं मैटर जरूरी होता है उससे पहले, राइट। आप प्रोफेशनल हो, आप अच्छे इंसान हो, लोगों से अच्छी तरह बात करते हो। ये नहीं क्योंकि कोई दूसरा एक स्पॉट बॉय है तो मैं उससे जो कहना चाहता हूँ कह सकता हूँ। वो इनहेरेंटली जो है एक ऑडियंस भी देखती है, राइट। एक अच्छे इंसान को जब आप देखते हो तो आप उनके लिए खुश होते हो, आप चाहते हो कि उनकी तरक्की हो, आप चाहते हो कि उनके लिए अच्छी चीज़ें हों। तो उस हिसाब से मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि आप अच्छे इंसान हो, उससे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। हम सब के लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, हम सब के लाइफ में हिट्स हो चुके हैं, हम सब के लाइफ में फ्लॉप्स हो चुके हैं। वो सब जो है मायने ही नहीं रखता। अगर आप अच्छे इंसान हो तो मज़ा आएगा, नहीं वरना नहीं आएगा। सिंपल बात। तो भले ही आपके सामने स्टार अगर अच्छा इंसान नहीं है तो फिर क्लैश होता है दोनों की 100% creative आपके सेंसिबिलिटी में तो क्लैश कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि आप जिस तरह से हो आप चाहते हो कि उतना दूसरे पर्सन में भी हो। बहुत सारे लोगों में वो सब बहुत ज़्यादा है जितना आप में नहीं है। तो आप में एक लर्निंग होना चाहिए जो आप सीख सको उनसे कि ओ शिट, ऐसे भी हो सकते हैं। तो आपके जो करेक्शंस रिक्वायरमेंट है, जो मुझे सही करना है अपने लाइफ में, वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यही नहीं कि कोई ऐसा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ और बाकी के लोगों को मुझे देखना पड़ेगा, नहीं। 90% लोगों से आपको सिर्फ सीख मिलेगी कि आपको कैसे इम्प्रूव हो सकते हो। हाउसफुल 5 ने आपको क्या सिखाया? वेल, हाउसफुल 5 ने मुझे ये सिखाया कि मैं 19 एक्टर्स को ईजिली हैंडल कर सकता हूँ। तो अगली पिक्चर में मैं देखना चाहूँगा कि अगर मैं 20 या 21 लोग को ले आऊँ। ग्रेट। अभी जो कास्टिंग का प्रोसेस एक होता है कि बहुत टाइम से कि कास्टिंग डायरेक्टर का काम होता है कि हर एक्टर को फाइनल करना। हाँ जी। क्या वो प्रेशर डायरेक्टर का खत्म हो चुका है या अभी भी इन्वॉल्व होना पड़ता है नहीं नहीं, कास्टिंग? पूरा इन्वॉल्वमेंट चाहिए, क्योंकि आपका कास्टिंग डायरेक्टर आपका एक टेक्नीशियन है। आप ऑलमोस्ट कह रहे हो कि अगर आपके पास एक प्रोडक्शन डिज़ाइनर जो सेट बनाने वाला है, उनका एक फ्री हैंड है और वो जो चाहे सेट बनाए, राइट। वैसे नहीं होता। एक डायरेक्टर का विजन होता है, एक डायरेक्टर का ये होता है राइटिंग के अंदर कि आपको कैसा किस्म का एक एक्टर चाहिए, वो क्या चाहिए उसमें जो शायद आपके सिर्फ मन में हो और पेपर पे नहीं। तो कास्टिंग डायरेक्टर का काम है आपको ऑप्शंस देना, ये कहना कि इनका टैलेंट बहुत अच्छा है, अगर आप इनको ऐसे यूज़ करोगे तो अच्छा होगा, इनका ये करेक्ट है, इनका ये ख़राब है, इनका ये एंगल अच्छा है, वो आपको सारे वो ब्रेक डाउन करके दे देते हैं। तो ताकि आपके लिए लाइफ थोड़ा आसान हो जाए, क्योंकि फिर आपको इतना नहीं सोचना पड़ेगा कि बाहर कौन कौन है यार, कोई नया है जो मैंने सोचा नहीं है, क्योंकि वो इन टच है इन सब लोगों के साथ। तो कास्टिंग डायरेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट जॉब होता है कि आपको सही पर्सन लाना। बाकी अगर वो आपके विजन को ही ना फिट आए तो वो सही आदमी नहीं। सर कास्टिंग में आजकल मैंने देखा है बहुत सारे एक्टर भी, राजपाल यादव हैं और भी बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट किया है इस चीज़ का, इंटरव्यू में बोला भी है कि आजकल फॉलोअर के बेसिस पे कास्टिंग चल रही वो है। तो सब बकवास है मेरे हिसाब से। अगर आप फॉलोअर्स को देखकर कर रहे हो तो फिर वैसे आप इन्फ्लुएंसर है तो उनको फर्स्ट अपनी प्रायोरिटी देना। पिक्चर को एक ऑडियंस के लिए बना रहे हो उस किस्म से कि अच्छा इनके इतने फॉलोअर्स तो इतने लोग आएंगे देखने के लिए। वो मेरे हिसाब से कभी काम नहीं करता, क्योंकि अगर जो अंदर आया है उस कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं कर पाया, उसके एक्टिंग से कनेक्ट नहीं कर पाया है, तो फिर फॉलोअर्स का क्या। एआई की बात करें या वीएफएक्स की बात करें या वर्चुअल प्रोडक्शन की बात करें, क्या कभी ये रिप्लेस कर सकता है ह्यूमन को प्रोडक्शन में? मेरे ख्याल से ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इवेंचुअली अगर आप एआई को लो, किसी को तो प्रॉम्प्ट डालना पड़ता है पहले, हाँ। राइट। वो तो ह्यूमन ही है yes. जो लिखेगा वहाँ पे जो होगा। आई एम श्योर वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त जो हमें बहुत सारे पैसे लगते हैं बनाने के लिए या बहुत वक्त लगता है उसको बनाने के लिए, वो उसको कम कर देगा, वो उसको थोड़ा आसान कर देगा। तो मुझे नहीं लगता कि एआई एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें डरना चाहिए। हमें ऐसे देखना चाहिए कि एक नई टेक्नोलॉजी आए हमारे पास, हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम पहले फिल्म पे शूट करते थे, महंगा होता था, 400 फीट का एक कैन आता था, उससे आगे आप एक लंबा शॉट नहीं कर सकते। फिर आया डिजिटल,
जब हमने ट्रांजिशन किया डिजिटल में, हमको भी ये भी रियलाइज़ हुआ कि हम क्या क्या और कर सकते हैं इसके साथ। तो उसी ट्रांजिशन के साथ अगर हम ले कि एआई भी आ चुका है, फिल्म के लिए आएगा जल्दी, हम उतना और कर पाएंगे, उतना और क्रिएटिविटी आएगा, उतना कुछ, लेकिन वो ह्यूमन फैक्टर आप निकाल ही नहीं सकते हो, क्योंकि जो विजन आता है वो एआई के साथ नहीं, एआई सिर्फ बना सकता है, वो सोच नहीं सकता। सर कोई भी कहानी जब तैयार होती है किसी फिल्म के लिए, राइटर पूरी जान लगा देता है, डायरेक्टर पूरी जान लगा देता है, एक्टर भी अपना 100% देते हैं, स्टार वैल्यू भी अगर फिल्म में हो तो लोग उम्मीद करते हैं फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फाड़ देगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे फिल्में भी हैं, रिसेंट पास्ट ईयर में देखूं तो बड़ी स्टार कास्ट, बड़ी प्रोडक्शन, फिर भी फिल्म फ्लॉप हो जाती है। तो ये फ्लॉप होने का रीज़न क्या होता है सर? ऑडियंस का टेस्ट चेंज हो चुका है या कहीं ना कहीं चूक होती है हमारे प्रोडक्शन में? मुझे नहीं लगता दोनों तरफ से करेक्ट है। मुझे लगता है, हमेशा मैं बिलीव करता हूँ कि हर फिल्म में एक वक्त आता है जहाँ वो जिंदा हो जाता है, राइट? उसके बाद आप चाहे जो भी कर लो, लेकिन वो कास्टिंग नहीं होगी, या कुछ टेक्नीशियन बदल जाएगा, कुछ और होगा, और वो आपका किया हुआ नहीं है। वो सिर्फ फिल्म कह रहा है कि मुझे कौन चाहिए इस फिल्म में, कौन नहीं चाहिए। वो अपनी एक जान बन जाती है, वो अपने साथ ही बना लेता है, अपने आप ही सब ठीक हो जाता है, अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, और एक बार रिलीज़ हो जाती है। और उसके बाद वो उसकी नसीब है, उसका किस्मत है, अगर वो फ्लॉप हुई या हिट हुई, अपनी ही जान ले लेता है वो। कोई आपको प्रिडिक्ट करके नहीं बता पाएगा कि ये इसकी वजह से हुआ है या उसकी वजह से हुआ है। वो सारे ओपिनियंस हैं। आप एक कहोगे, वो कोई और कहेगा, वो कुछ और कहेगी, सबके पर्सनल व्यू पॉइंट्स हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर एक करेक्ट हो। इट कुड बी अ कॉम्बिनेशन। आप तीनों ने जो कहा है उसका एक कॉम्बिनेशन बन के उस रीज़न की वजह से नहीं चली पिक्चर, या उस तीनों की वजह से चली पिक्चर। अगर आप मुझे पूछोगे कि क्या ये आपके हार्डवर्क की वजह से है कि ये फिल्म हिट हुई है, नहीं। क्या ये क्योंकि अक्षय कुमार और साजिद नडियाडवाला एक साथ आए हैं, शायद नहीं। कोई रीज़न आपको नहीं सिंगुलरली बता पाएगा ये फिल्म क्यों सक्सेसफुल हुई है। सिंपल फैक्ट है कि हाउसफुल के बारे में इतना प्यार है बाहर, उस प्यार ने इस 5th पार्ट को सक्सेस बनाया है। मिल के सारे लोगों ने जो एफर्ट किए हैं हाउसफुल को बनाने के लिए, उतने ही प्यार से जितना प्यार ऑडियंस से मिला है, और उस रीज़न से मेरे हिसाब से वो सक्सेस हुई है। डेस्टिनी मैटर करता आप मानते हैं? मेरे ख्याल से डेस्टिनी मैं इतना बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव करता हूँ आपके चॉइसेस में। आप इस तरफ चलना चाहते हो या उस तरफ, वो आपका कॉल है। दोनों तरफ से मुझे लगता है कि डेस्टिनी तो रेडी है आपके लिए। आप चूज़ करते हो, क्या चूज़ करते हो, किस दिन आप डिसाइड करते हो कि मुझे अब ये जॉब नहीं करना, मुझे एक स्टार्टअप करना है। और वो कहाँ आपको लेके जा सकती है, बैंक्रप्सी में लेके जा सकती है, या आप बिलियनर बन सकते हो। दोनों रास्ते खुले हैं, लेकिन डिसीजन तो आपका था। कोई ऐसा एलिमेंट होता है शूटिंग के दौरान किसी शॉट में कि आप ढूंढते हैं कि ये परफेक्ट शॉट था मेरा? कौन सा एलिमेंट ऐसा होता है जिसे ढूंढते हैं आप? जब आप मॉनिटर देखते हो, मेरे ख्याल से कभी आप ये नहीं देखोगे कि परफेक्शन क्या है। आप देखोगे कि मोमेंट वर्क हो रहा है कि नहीं। अगर मेरे फॉर एग्जांपल 19 एक्टर है इस फ्रेम में, मैं किसी को देखकर नहीं कह सकता हूँ कि यार इसका जो परफॉर्मेंस है वो फैंटास्टिक था इस टीम में। ओवरऑल में क्या ये सीन वर्क होता है या नहीं, आप उतना ही देख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। ये हाउसफुल 5 के बाद किस तरीके से लोगों का पर्सपेक्टिव बदला है आपको लेके? आई थिंक पहले तक मैं जाना जाता था कि ये दोस्ताना के डायरेक्टर हैं। हाँ। अब मुझे लोग कह रहे हैं कि आप हाउसफुल 5 के डायरेक्टर हो, तो वो पहचान आ गई है कि मैं किसी दूसरे फिल्म को भी डायरेक्ट कर चुका हूँ। क्या, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले एक सवाल पूछा था कि आपकी आप चूजी हो गए हैं या डायरेक्टर की मेकर्स की नज़र नहीं जा रही है आप पे? क्या इस फिल्म के बाद नज़र आ रही है अभी? ऑफ कोर्स वो नज़र तो डेफिनेटली आ रहे हैं, मुझे ऑफर्स भी आए हैं। लेकिन मैं अपनी अगली पिक्चर भी साजिद सर के साथ ही बना रहा हूँ। ओके, ग्रेट। थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। थैंक यू, वंडरफुल चैटिंग विद यू। बहुत अच्छे सवाल पूछे आपने, थैंक यू सो मच सर, जो बाकी के लोग नहीं पूछ रहे थे। सो इट वाज वेरी गुड। कोशिश यही रहती है, ऑलवेज गुड।